पिछले 30 घंटे से आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। आज की रात भी जेल में ही कटेगी। आसाराम को जेल से बाहर निकालने के लिए उनके वकीलों ने एक पर एक दलील दी है। जोधपुर सेशंस कोर्ट के जज ने एक एक बात सुनी। कल भी बहस होगी, उसके बाद आसाराम की किस्मत का फैसला होगा। दोपहर 2 बजे जोधपुर सेशंस कोर्ट में आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले जज ने कहा, आसाराम की जमानत अर्जी लगाई गई है, आप अपनी बात रखें। आसाराम की तरफ से वकील प्रदीप चौधरी खड़े हुए, कहा, माय लॉर्ड, लड़की ने आसाराम पर जो भी आरोप लगाए हैं उसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुई है। मेडिकल रिपोर्ट और एफआईआर में अलग अलग बातें हैं। माय लॉर्ड, ये किसी की साजिश लगती है। ये केस सरासर झूठा है। ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेटर कोई है जिसने ये केस बनवाया है। सरकारी वकील चुपचाप आसाराम के वकील की बात सुनते रहे। वकील ने आगे कहा, माय लॉर्ड, आसाराम 72 साल के हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है, ऐसी हालत में वो जेल में नहीं रह पाएंगे। माननीय न्यायालय में आज पूरी अभियुक्त की तरफ से बहस पूरी की गई, जिसमें समय 4:30 बज गए थे। इसलिए सरकार की तरफ से इसके जवाब में कल वापस बहस की जाएगी 11 बजे। करीब 2.25 घंटे तक बहस हुई। शाम के 4:45 बज गए। जज ने कहा, कोर्ट खत्म करने का वक्त हो गया। आरोपी के वकील की बातें सुन ली हैं, सरकारी वकील अपना पक्ष कल रखेंगे। कोर्ट में आसाराम नहीं आए। कोर्ट में उनका केस 33वें नंबर पर था। रवि शर्मा, इंडिया न्यूज, जोधपुर। अंदर की बात यह है कि इस केस में जोधपुर पुलिस को अब तक एक भी गवाह नहीं मिला है। पुलिस को प्रकाश नाम के शख्स की तलाश है। प्रकाश आसाराम का रसोइया है। अंदर की बात यह है कि वारदात वाली रात भी वो जोधपुर में आसाराम के साथ था। वो वारदात का एक एक राज जानता है। पुलिस इसे अहम गवाह के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। अगर ये मिल जाता है तो पुलिस की चार्जशीट और भी मजबूत हो जाएगी। पुलिस को शक ये भी है कि प्रकाश को गायब करवा दिया गया होगा ताकि पुलिस को इस केस में अहम सबूत न मिल पाए। प्रकाश के अलावा पुलिस को एक और शख्स की तलाश है। जोधपुर पुलिस छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी को ढूंढ रही है, जिसने पीड़ित लड़की को आसाराम के पास जोधपुर भेजा था। आसाराम सुप्रीम कोर्ट के भी रेडार पर है। आज एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में आसाराम पर बड़ी टिप्पणी कर डाली। कोर्ट ने आज साफ साफ कहा है कि कुछ लोग संत का चोला पहनकर खूब पैसा कमाते हैं और भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। एक आसाराम और दर्जनों पुलिस वाले, ये तस्वीर लगातार मीडिया में दिखाई जा रही थी। जज साहब भी घर में बैठकर मीडिया की खबरों को देखते रहे। तभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जीएस सिंघवी ने बड़ी टिप्पणी की। पिछले कुछ दिनों से टीवी पर दिखाया जा रहा है कि एक आरोपी की सुरक्षा के लिए 100 से ज्यादा पुलिस वाले लगे हुए हैं, जिसे देखकर हैरत होती है। जिस शख्स पर जघन्य अपराध का आरोप है, उसे ऐसी सुरक्षा दिया जाना हैरानी की बात है। आसाराम पर तंत्र साधना के भी पहले आरोप लग चुके हैं। जस्टिस सिंघवी ने आज कहा, कई लोग ड्रग तस्करी करके खूब पैसा कमाते हैं और धर्म के रास्ते सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद जमीनों पर कब्जा जमाते हैं। ऐसे लोग तांत्रिक होते हैं और आम लोगों को सम्मोहित भी कर लेते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन उस समय आया है जब हाल के ही दिनों में आसाराम को गिरफ्तार कर जेल लेके जाया गया है। दिल्ली से कैमरामैन सुनील के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज। आसाराम जैसे संतों पर लगने वाले आरोप नए नहीं हैं। एक के बाद एक ऐसे लोगों की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है, जिससे अदालत भी चिंतित है। आसाराम जिस तरह 12 दिनों तक भागते रहे और इस दौरान भोपाल और इंदौर में जिस तरह उन्हें पुलिस सुरक्षा देती रही और इस दौरान उनके समर्थक कानून को हाथ में लेते रहे, वो बात भी कचोटने वाली है। आम लोगों की तरह सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये तस्वीरें देख रहे थे। कानून का जिस तरह से आसाराम ने तमाशा बनाने की कोशिश की और उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहा, इससे कानून पर आम लोगों का भरोसा कमजोर होता हुआ दिखा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसी पर चिंता जाहिर की गई। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में फंसे डीजी वंजारा ने आज सीधे नरेंद्र मोदी और गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। पुलिस सेवा की नौकरी से इस्तीफा देते हुए डीजी वंजारा ने सीधे मोदी से कहा, हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे।
मैं डीजी बंजारा, डीआईजी ऑफ पुलिस निलंबित, विचाराधीन कैदी नंबर 4826 अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल के एक सरदार यार्ड में रह रहा हूँ। मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और रिटायरमेंट के बाद सभी लाभों से खुद को इन वजहों से अलग करता हूँ। गुजरात पुलिस में बड़े ओहदे पर है डीजी बंजारा ने अपने पद से इस्तीफा देने के साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला किया है। गुजरात सरकार एनकाउंटर को 12 साल से जिंदा रखकर अपनी सियासी रोटी आज तक सेंकती रही। सीबीआई ने मुझे और मेरे साथी अफसरों को फर्जी एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार कर रखा है। अगर वो सारे एनकाउंटर फर्जी हैं, तो फिर सरकार किस तरह बची हुई है, जिसकी नीति और निगरानी के तहत हमने अपना काम किया। इसके बाद डीजी बंजारा ने सबसे बड़ा सच बोला। मोदी सरकार हरकत में तब आई जब अमित शाह गिरफ्तार हुए। राम जेठमलानी जैसा वकील किया गया और 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अमित शाह की बेल ले ली गई। मैं और मेरे अफसरों को किसी ने पूछा तक नहीं। चिट्ठी में बंजारा ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस का एक एक दर्द बयान कर दिया। मैं नरेंद्र मोदी को भगवान मानता था, इसलिए इतने दिनों तक चुप रहा, लेकिन उन्होंने अमित शाह के असर में आकर हमारे लिए कुछ नहीं किया। किसी को ज्यादा चालाक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम एक ही नाव पर सवार हैं, डूबेंगे तो साथ डूबेंगे। बंजारा ने लिखा है कि जिस गुजरात विकास मॉडल की बात मोदी करते हैं, वो पुलिस अफसरों के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के बगैर पूरा नहीं होता। अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। डीजी बंजारा की ये बातें नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती हैं। बंजारा की 9 पेज की चिट्ठी मोदी को मतलबी इंसान बताती है, एक ऐसा नेता साबित करती है जो खुद को बचाने के लिए दूसरों की बलि चढ़ाता है। आने वाले दिनों में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे ठीक पहले इस चिट्ठी को भेजने की टाइमिंग पर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह है कि क्या बंजारा की इस चिट्ठी के पीछे सिर्फ उनकी सोच है या फिर कोई और भी है? हो सकता है आने वाले दिनों में इस सवाल का जवाब सामने आ जाए। तो मोदी पर आज बंजारा का अटैक हुआ, आज डबल अटैक हुआ मोदी पर। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर में डीजी बंजारा ने मोदी पर हमला किया, तो इसी केस में तुलसी प्रजापति एनकाउंटर से जुड़ी एक सीडी कांग्रेस ने पेश कर दी, जिसके बाद सियासी हड़कंप मच गया। इस सीडी में दिखाया गया है कि मुठभेड़ में मारे गए तुलसी प्रजापति की मां से बीजेपी के नेताओं के कहने पर सादे वकालतनामे पर अंगूठा लगवाया गया। कांग्रेस की तरफ से जारी एक सीडी ने बीजेपी के 3 बड़े नेताओं प्रकाश जावड़ेकर, अमित शाह और रामलाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये सीडी गुजरात के तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर केस से जुड़ी है। कांग्रेस का आरोप है कि तुलसी प्रजापति केस में अमित शाह को बचाने की साजिश रची गई। इसके लिए प्रजापति की मां को धोखे में रखकर वकालतनामे पर अंगूठा लगवाया गया। उस षड्यंत्र में सब लोग शामिल हैं। पैसे के लेन देन, प्रलोभन, धमकाया जाना, ये सब उससे पहले हुआ है, जिसके आधार पर वकालतनामा पर दस्तखत कराए गए। इस सीडी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर को बात करते दिखाया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी से बात हो गई है। मोदी को बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं। अच्छा, मीडिया मोदी से, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मोदी ने बात किया तो हम उसको बताया नहीं। खुद प्रकाश जावड़ेकर ने इस सीडी को झूठा बताया है। तो मैंने तो कुछ देखा नहीं है, मैंने सिंपल बता रहा हूं कि कांग्रेस एक अविश्वसनीय और तोड़ी मरोड़ी सीडी के सहारे राजनीति करने पर उतर आई है। ये उनकी हालत है। उधर कांग्रेस ने आरोपों को गंभीर बताते हुए सीधे नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की है। सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ में जब तक जांच चल रही है, जब तक के नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा देना चाहिए। उनको अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि ये सीडी 6 महीने पुरानी है, जिसे एक पत्रकार ने तैयार किया है। कांग्रेस का कहना है कि इसने बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे की असलियत सामने ला दी है। मिथिलेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। कांग्रेस
कांग्रेस नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए लंबे वक्त से मुद्दे की तलाश में लगी थी। जब एक स्वतंत्र पत्रकार ने तुलसी प्रजापति केस को लेकर अपने स्टिंग ऑपरेशन की सीडी मीडिया के सामने रखी तो कांग्रेस ने उसे हाथों हाथ लिया, यानी मेहनत किसी और की है। कांग्रेस ने बस इस पर अपना सियासी रंग चढ़ा दिया है। कांग्रेस ये सब पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के नाम पर कर रही है। अब आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी इसे हर जगह पहुंचाना चाहती है। कोशिश ये भी है कि मोदी इससे गुजरात में ही यानी अपने ही घर घिर जाए। ये स्टिंग ऑपरेशन महीनों पहले का है। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को ये सारी बातें पहले से पता थी तो वो अब तक क्या कर रही थी। कोयला घोटाले की गायब फाइलों पर आज प्रधानमंत्री ने पहली बार सफाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक कई अहम दस्तावेजों को सीबीआई को सौंप दिया है और जो फाइलें गायब हैं उसकी भी पड़ताल की जा रही है। इस बीच पीएम ने लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया और अपनी तरफ से उन्हें सफाई दी। विपक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगन प्रस्ताव पेश कर दिया। कहा सभी काम छोड़कर पहले सरकार कोल ब्लॉक आवंटन की गायब फाइलों पर प्रधानमंत्री की सफाई दिलवाए। हमें आज ये जानकारी मिली है कि कल प्रधानमंत्री G20 की बैठक के लिए विदेश जा रहे हैं, इसलिए केवल आज का दिन बचा है उस आश्वासन की पूर्ति के लिए जो सदन में खड़े होकर के कोयला मंत्री जी ने दिया था। और इसी बीच विपक्ष के इस मांग पे अड़ जाने के बाद प्रधानमंत्री सदन में पहुंचे और हंगामे के बीच गायब फाइलों पर अपना रुख साफ किया। गवर्नमेंट विल कैरी आउट द थॉरो इन्वेस्टिगेशन एंड इंश्योर दैट द गिल्टी आर ब्रॉट टू बुक। पीएम ने यह भी कहा कि फाइल गायब होने की बात महज अनुमान के आधार पर कही जा रही है, इसमें पूरी सच्चाई नहीं। इस पर बीजेपी भड़क गई। सीबीआई कह रही है कि फाइल गायब है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फाइल नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि एफआईआर क्यों नहीं किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। और ऐसे आलोक में प्रधानमंत्री का ये कहना कि फाइल गायब हुई कि नहीं हाइपोथेटिकल है, ये तो हम इतना ही कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को शायद जिन्होंने उनका वक्तव्य लिखा है सारी सच्चाई नहीं बताई। सरकार की सफाई सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आई है, जिसमें अदालत ने फाइलों के गुम होने पर एफआईआर दर्ज नहीं कराने पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और उसने सीबीआई को कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े 1.5 लाख से ज्यादा पृष्ठों के कागजात भी सौंपे हैं। राकेश कुमार सिंह के साथ मिथिलेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि कोयला घोटाला मामले की गुम हुई फाइलों पर सदन के अंदर बयान देना प्रधानमंत्री की मजबूरी थी। सरकार की अगली चुनौती भूमि अधिग्रहण बिल को पास कराना है और इसके लिए विपक्ष को मनाना जरूरी है। विपक्ष बार बार इस मामले में प्रधानमंत्री से बयान की मांग कर रहा था। विपक्ष का आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद प्रधानमंत्री ने अब तक कुछ क्यों नहीं बोला। साथ ही सरकार को डर था कि अगर इस मसले को लेकर सदन अनिश्चितकाल के लिए रद्द हुई तो भूमि अधिग्रहण बिल लटक जाता और सरकार को चुनाव से पहले इस पर झुकना पड़ जाता। वसुंधरा राजे सिंधिया आज नरेंद्र मोदी से मिलने गांधीनगर पहुंची। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। पहले माना जा रहा था कि विधानसभा चुनावों में मोदी की भूमिका सीमित रहेगी, लेकिन इस मुलाकात ने नए संकेत दे दिए हैं। नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच ये मुलाकात गांधीनगर में दोपहर 12 से 1 बजे के बीच हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा की। अब तक माना यह जा रहा था कि वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने के लिए खुद चुनाव की अगुवाई करेंगी, क्रेडिट किसी के साथ नहीं बांटेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी से उनकी इस लंबी बातचीत से साफ हो गया कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी मोदी की बड़ी भूमिका होगी। मोदी 10 सितंबर को जयपुर में बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। माना जा रहा है कि वसुंधरा ने मोदी से बातचीत के दौरान इस रैली के एजेंडे पर ज्यादा बात की। हालांकि वसुंधरा ने बातचीत के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, मैं यहाँ निजी काम से आई थी, इसलिए नरेंद्र मोदी से मिलने चली आई। गुजरात के मुख्यमंत्री से यह मेरी शिष्टाचार भेंट थी। वसुंधरा के इस अंदाज से साफ है कि वो पति की बात को पर्दे में रखना चाहती हैं। संकेत साफ है कि इस मुलाकात में बेहद खास बात हुई है। अरविंद शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज।
अंदर की बात यह है कि वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के बीच संबंध मधुर नहीं रहे हैं, लेकिन अब जबकि आरएसएस ने साफ कह दिया है कि मोदी ही बीजेपी के खेवनहार होंगे, तो वसुंधरा भी बहती गंगा में हाथ धोने में पीछे नहीं रहना चाहती हैं। वसुंधरा राजे आडवाणी खेमे की नेता हैं। राजस्थान में उनकी आरएसएस के करीबी नेताओं से नहीं बनती है। गुलाबचंद कटारिया, रामदास अग्रवाल, ओम माथुर और घनश्याम तिवारी जैसे नेता खुलकर वसुंधरा की मुखालफत करते रहे हैं। संघ के कहने पर उन्होंने फिलहाल चुप्पी साध रखी है, लेकिन वसुंधरा को डर है कि अगर कभी वो कमजोर पड़ी तो ये तमाम नेता उन पर हावी हो सकते हैं। अब जबकि आडवाणी की पार्टी में नहीं चलती है, तो वसुंधरा भविष्य को देखते हुए नरेंद्र मोदी से अपना हिसाब किताब ठीक करने में जुट गई हैं। अभी वक्त एक ब्रेक का है और